Good morning, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, so the topic for today is on your screen. Topic for today is on your screen. Okay. Equation of a line in space. This is the topic. Okay. इससे पहले जो हमने किया that was general introduction of a line in 3D. और हमने अभी तक ये सीखा है कि एक लाइन को 3D में हम उसके DCs और DR से जानते हैं, उसके डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन कोसाइन से हम जानते हैं। डीसीज तो एक्चुअली एक लाइन के यूनिक होते हैं और जो डीआरज हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर वो फिर भी इंफॉर्मेशन देते हैं लाइन के बारे में। ठीक है, ये हमने सीखा है। अब आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। तो पहले तो जनरल बात करेंगे स्टार्टिंग में, पहले अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे। ऐसे मानो कि दिस इज सबसे पहले तो दिस इज एक्सरसाइज 11.2 इंट्रोडक्शन, राइट। अच्छा, बात कर लेते हैं इसमें करना क्या क्या होगा। एक तो ये जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस के 2 पॉइंट्स ये पढ़ने, उसके बाद ऐसा मत सोचना कि ये पढ़ते ही एक्सरसाइज 11.2 हो गई। इसके बाद फिर दो टॉपिक्स हो रहे हैं, प्लस एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी एक्सरसाइज 11.2 में ही कवर होगा, राइट। और एक टॉपिक और है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जब मैं कहता हूँ दो लाइंस के बीच की दूरी, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मानी जाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में ही मैं कह रहा हूँ, ऐसा माना जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और फिर जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस करेंगे तो फिर ये लाइंस भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, एक नई टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ लाइंस इंट्रोड्यूस होगी जिसको हम कहेंगे स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये टॉपिक पूरा कवर होगा। अब ये पूरा जब कवर हो जाएगा तो 11.2 इंट्रोडक्शन कवर होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इट इन वन वीडियो, है ना। तो दो वीडियोस में कवर करेंगे हम। आज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस को कवर करेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा की चीजें हैं ये हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो अब पर्टिकुलरली इस पे ध्यान दें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। ठीक है, अब यहां से डेप्थ में, गहराई में जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा और 3D स्पेस में हर चीज इमेजिन करनी पड़ेगी, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। बिकॉज कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो फिर अगर हमने ध्यान नहीं दिया और केवल बस नोट्स लिख लिए और याद कर लिया, तो याद की हुई चीज ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, है ना। ज्यादा टाइम तक टिकाना चाहते हैं। अच्छा, 3D की एक खास बात है कि जो हम क्वेश्चन पढ़ करके जाते हैं, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पढ़ के जाते हैं, जैसे कि इक्वेशन बनानी सीख ली सर, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना सीख लिया सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख लिया सर डायरेक्ट फार्मूला से, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता। डायरेक्ट फार्मूला के क्वेश्चन नहीं आते कि ये लो भाई साहब, ये लो दो लाइन निकाल लो एंगल, ये लो दो लाइन निकाल लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये दो लाइनें हैं, उनके बीच का एंगल ये है, फिर वो एक तीसरी लाइन है, उससे इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, तभी आप उस 3D का एक करेक्ट फिगर भी बना पाते हैं कई बार, और फिर जो जो चीज पूछ रहा है वो भी निकाल पाते हैं। ठीक है, कुल मिला के इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो चुकी है। 3D जो हम कह रहे थे, 3D वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है। तो मुझे एक चीज बताओ, स्पेस के अंदर लाइन की इक्वेशन, ये टॉपिक है, राइट। मैं पहला सवाल ये करूंगा, सोच के बताना, एक लाइन की हम इक्वेशन बनाते ही क्यों? व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन? एक लाइन की इक्वेशन बनाऊं ही क्यों मैं? स्पेस में या प्लेन पे तो पहले बनाता था, पहले प्लेन पे बनाता था 10th क्लास में, 11th क्लास में भी प्लेन पे बनाया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। अभी स्पेस में बना रहे हैं, इक्वेशन ही क्यों बना रहे हैं? या फिर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन, इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एक लाइन के बारे में? सोच के बताओ। हम्म, कहाँ पे लाया करती है आपको पता चल जाएगा। मैं दे दूं एक इक्वेशन, बताना वो कहाँ लाया करती। नहीं पता चल पाएगी? थोड़ा और एक्यूरेट बोलो, कहाँ पे लाया करती है ये तो। चाहे तो पता, बहुत ज्यादा अगर हम घुस चुके हैं 3D में तो वो भी पता कर लेंगे कि हाँ कहाँ पे लाया करती है। पर्टिकुलर पॉइंट्स पता कर लोगे आप जो उस पे लाया कर रहे हैं। हाँ, मतलब पॉइंट्स एंड उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पता कर लोगे। तो एक इक्वेशन दो, उसमें बताओ कौन कौन से पॉइंट्स लाया करते हैं, दे दूं?
तो सोचो 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 सोचो, एक लाइन की इक्वेशन हमको क्या देगी? पर्टिकुलर पॉइंट्स भी इतनी आसानी से नहीं देगी। देखो पॉइंट्स होंगे ना तो उससे लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन लाइन की इक्वेशन होगी ना तो उससे पॉइंट्स निकालना इतना आसान नहीं है। उल्टा, उल्टी चीज है ना। जैसे कि वही बात है कि एक समुद्र है, और समुद्र और हमारे पास एक बॉटल पानी है। तो ये तो अभी डिफ्रेंशिएटेड है, सेपरेटेड है, लेकिन एक बार मिक्स कर दे तो ढूंढ सकते हो कहाँ था वो पानी? नहीं ढूंढ सकते ना, वी कैन नॉट सेपरेट इट फर्दर। तो सिमिलरली पॉइंट्स है हमारे पास, तो उससे इक्वेशन तो बन सकती है, लेकिन इक्वेशन बन गई वहां में उस इक्वेशन से कौन कौन से पॉइंट लाया करते हैं हम, इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, है ना। ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या देती है पता है? जैसे कि आपका नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। अब आपने पहले कहा सृष्टि, तो मैंने क्यों पूछा पूरा नाम बताओ? क्योंकि सृष्टि बहुत है दुनिया में। तो यूनिकनेस स्थापित करने के लिए आपका नाम आपको एक, इस पूरे संसार में एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है, राइट। जैसे सृष्टि जैन लिविंग इन NAY, स्टडिंग इन क्लास 12, ये इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। तो एक यूनिक सृष्टि जैन वहां से आइडेंटिफाई हो पा रही है, यस हो ना? तो आपकी आइडेंटिटी बता रहा हो, आप आपका नाम क्या बता रहे हो? आपकी आइडेंटिटी बता रहे हो। तो जितनी आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताओगे आपकी यूनिकनेस स्थापित होगी। आप जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं बताओगे तो आप यूनिक नहीं बन पाए। जैसे कहा किसने सृष्टि, तो देयर आर सो मेनी सृष्टि। किसने कहा नहीं नहीं निवाई वाली सृष्टि, निवाई में बहुत सारी सृष्टि होंगी, राइट। फिर इसने कहा नहीं नहीं सृष्टि जैन, सर ने भी बताया, तो थोड़ा सा यूनिकनेस की तरफ गए हम कि हाँ अच्छा वो वाली पर्टिकुलर गए। फिर उसके बाद फिर मैंने ये भी बता दिया, थोड़ा एड्रेस बता दिया। फिर मैंने ये भी बता दिया कि स्कूल नेम क्या है ना। इस तरीके से ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते गए देते गए देते गए, तो एक यूनिक सृष्टि जैन जो है वो आइडेंटिफाई हो पाई। सो इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन एक लाइन की यूनिकनेस बताती है। क्या बताती है? इस स्पेस में बहुत सारी लाइंस हैं, या प्लेन पे भी कहते हैं बहुत सारी लाइंस हैं, लेकिन उसमें से मैं जिस लाइन की बात कर रहा हूँ वो लाइन कौन सी है? तो उसका नाम ना, लाइन का नाम थोड़ा रख देंगे सृष्टि जैन, या लाइन थोड़ा कहेंगे 12th क्लास में पढ़ती है। लाइन की क्या इंफॉर्मेशन होगी जो उसकी यूनिकनेस स्थापित करेगी? वो होगी उसकी इक्वेशन। अब कैसे, अब कैसे एक यूनिकनेस स्थापित करेगी एक लाइन की, है ना। तो लेट्स से कि मैं एक 2D में कंसीडर करवाता हूं पहले आपको एक लाइन, 2D में कंसीडर करवा दूं। लेट्स से मैंने कहा x+y=4, ये एक लाइन है। इक्वेशन बता दी मतलब लाइन बता दी। 2D में ही है ना, 2D में हम याद करते थे ना पहले, x+by+c=0, ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 2D में एक इक्वेशन है। तो ये कैसे लाइन की यूनिकनेस स्थापित कर रही है? ये उस लाइन पर लाए होने वाले, ध्यान सुना, ये उस लाइन पर लाए होने वाले मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है। उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाए करेंगे उन सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। उन सारे पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम 4 है। उन सारे पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम क्या है? 4 है। अब उस पे 1,3 भी लाया करेगा, क्योंकि 1+3 भी 4 होता है। उस पे 2,2 भी लाया करेगा। उस पे 3,1 भी करेगा। उस पे 0,4 भी करेगा। उस पे 5,-1 भी करेगा। उस पे 10,-6 भी करेगा। सबका सम 4 आ रहा है। तो ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉइंट्स जो उस लाइन पे लाए कर रहे हैं, उन पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है कि दो, रिलेशन क्या है कि दोनों का सम 4 है। कल को रिलेशन किसी और फॉर्म में भी आ सकता है, डिफरेंस है। कल को रिलेशन कुछ और, अभी जैसे मैं लिख दूं 2x+3y, तो ये भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन है ना। भाई एक्स कोऑर्डिनेट का दुगना, वाई कोऑर्डिनेट का 3 गुना, उनका जोड़ 4 होता है। ये एक रिलेशन हुआ नहीं हुआ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का? तो किस पॉइंट का रिलेशन है वो? हर एक पॉइंट का। हर एक पॉइंट का, उस लाइन पर लाए होने वाले हर एक, ईच एंड एवरी पॉइंट को ये रिलेशन मानना पड़ेगा, तभी वो उस लाइन पे लाया कर सकता है, नहीं तो उसको भगाओ वहां से उस लाइन से। समझ गए? तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या देती है हमको? एक लाइन पर लाए होने वाले सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन देती है, वही इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है। ओके, ये समझ में आया चीज? क्योंकि ये चीज समझ में आएगी इक्वेशन हमको क्या देती है, तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे। जैसे सपोज करो ये पॉइंट्स दे दिए होते मैंने, मैंने कहा इक्वेशन बनाओ, तो आपने एक यूनिक रिलेशन पता कर लिया, अरे सर सबका सम 4 आ रहा है, आपने फटाफट से बना दिया x+y=4। तो बना पाएगी नहीं बना पाए इक्वेशन, है ना। पॉइंट्स के बीच का रिलेशन पता कर पाए तो इक्वेशन बना पाए। इक्वेशन दे दी तो वहां से कुछ एक पॉइंट्स निकाल पाए, दोनों इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है समझ में आ गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ 2D में। सो 2D में हमारे पास एक एक्स एंड वाई एक्सिस होती थी, और एक लाइन कुछ ऐसी होती थी, और उस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी। कैसी होती थी उस लाइन की इक्वेशन? ax+by+c = 0। ये एक इक्वेशन होती थी एक लाइन की।
2D में। अब जैसे मैं 2D से 3D में शिफ्ट हुआ, जैसे मैं 2D से 3D में शिफ्ट हुआ, तो इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस होगा ऐसा लगता है। मैं वो 2D की थी, ये 3D की है। तो माइंड ऐसा काम करता है हमारा कि सर इस इक्वेशन में ना एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बना दो, क्योंकि 2D से 3D में शिफ्ट होते हैं ना, तो पता है क्या होता है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। और हर बार ऐसा हुआ है कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बढ़ गया। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में था और फिर 3D में आया, तो 2D में क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3D में क्या हो गया, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी हो गया। राइट। तो सर ऐसा कर दो आप, ax by, अब z कोऑर्डिनेट भी चाहिए, cz, और फिर एक कांस्टेंट भी चाहिए होगा, d इक्वल टू 0। तो आप एक काम करिए, आप एक टर्म बढ़ा दीजिए इक्वेशन में, z वाली टर्म बढ़ा दीजिए। एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म कांस्टेंट तो इधर भी थी, एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म कांस्टेंट डी नाम का इधर भी है, एक जेड वाली टर्म एक्स्ट्रा है। तो ये बन गई, बन तो गई इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस बन गई, वो इन ऑन ए प्लेन थी, ये इन स्पेस बन गई। इस गलत फहमी से दूर सबसे पहले, ये जो भी मैंने कही, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। जब हम इस चैप्टर में जाते हैं सबको ऐसा लगता है, इवन मुझे भी ऐसा लगता था जब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो माइंड ने इसी काम कर रहा था कि सर यही तो बताने वाले हैं कि 2D में पढ़ चुके हैं, अब 2D से 3D में तो शिफ्ट हो रहे हैं। तो 2D में जो पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उससे पहले 10th क्लास में इतने सारे हमने बातें सीखी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो शायद यही होगा। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पे आ गया, जो कि तीसरी एक्सरसाइज में। अब ऐसा क्यों हुआ, सुनना ध्यान से। मैं अगर केवल और केवल आपको ये इक्वेशन दे दूं, 3x प्लस 10 इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन किसकी होगी, किस चीज की होगी, सोच के बताओ। लाइन की या प्लेन की या किस चीज की इक्वेशन है ये। 3x प्लस 10 इक्वल टू 7, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, क्या आ जाएगी बताओ, 7 माइनस 10 -3 -3/3, तो बस x = -1, ये तो सोल्यूशन निकला इसका। तो आप एक 2D प्लेन पे लाया करोगे तो x = -1 कहाँ लाया करेगा, यहाँ पे लाया करेगा, 3D में भी एक पॉइंट पे लाया करेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट है, एक पॉइंट ही तो मिला यहाँ से, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट। अब ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में है, एक वेरिएबल की फॉर्म कैसे बनती है, ax + b = 0, यही तो बनेगी एक वेरिएबल की फॉर्म। फिर ये 2 वेरिएबल की फॉर्म, ये 3 वेरिएबल की फॉर्म। तो एक वेरिएबल की फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट, 2 वेरिएबल की फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन, 3 वेरिएबल की फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो जैसे जैसे टर्म बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डायमेंशन बढ़ती जा रही है, पॉइंट से लाइन, लाइन से प्लेन। समझे, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बात का, ये जो चीज मैंने कही, इसके बाद ये चीज का जिक्र करना और जरूरी है कि ये जो चीज है वैसे तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट होती है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी हो सकती है। अब सर लाइन की इक्वेशन कैसे हुई है, ये ऐसे हुई कि मैं कह दूंगा कि इसमें वाई वाली टर्म थी, लेकिन उसका कौन सा कोएफिशिएंट 0 था, तो वो हट गई। वाई वाली टर्म इसमें थी, 0y लिख दो, ठीक है ना, लेकिन वो 0 की वजह से वो कट गई। तो फिर ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन बन गई, हाँ बिल्कुल, अगर वाई वाली टर्म थी मौजूद तब तो वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। पर ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है। वाई वाली टर्म मिसिंग है तो, नहीं वाई वाली टर्म मिसिंग है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल, जो मिसिंग है उसी के पैरेलल होती है ना, वाई एक्सिस में वाई वाली टर्म मिसिंग है ना, तो वाई एक्सिस के ये पैरेलल है। एक्स वाली टर्म मिसिंग होती तो एक्स एक्सिस के ये पैरेलल होती। ठीक है। तो ax + b = 0 इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट तो होगा ही होगा हमेशा, लेकिन अगर जबरदस्ती उसको लाइन बनाए तो फिर वो लाइन बन सकती है, लेकिन कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ गए। अब सिमिलरली, सिमिलरली मैं इधर कह दूं, नहीं मैं इसमें कह दूं कि इसमें मैं सर यानी इसको हटा देता हूं, तो ये प्लेन से आप लाइन पे आ गए क्या ना। हाँ, प्लेन से लाइन पे भी आ सकते हो आप, वो भी कह सकते हो कि एक लाइन की इक्वेशन बन गई, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती तो प्लेन ही है। इसमें जो जेड वाला कोऑर्डिनेट है ना वो 0 था, यहाँ पे फोकस करो अनुष्का, वो जेड वाला कोऑर्डिनेट था ना वो 0 था। तो अब वो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ही है, लेकिन वो जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन है। ओ जेड प्लेन के पैरेलल भी तो एक प्लेन बन सकता है, जैसे ओ जेड प्लेन क्या है, ओ जेड प्लेन कौन सा होता है, ये एक्स वाई प्लेन होता है।
है ना। ये एक्स वाई जेड प्लेन है और ये एक्स जेड प्लेन है ना। तो जो जेड प्लेन है, कोई सा भी जेड प्लेन मान लो, ये वाला, जैसे ये दीवार है, उस दीवार के पैरेलल भी तो एक दीवार हो सकती है, या इस दीवार के पैरेलल भी तो एक दीवार हो सकती है। तो ये जो अभी मैंने जेड कोऑर्डिनेट मिसिंग कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं प्लेन से लाइन पे आ गया, मैं अभी भी प्लेन वाली इक्वेशन की ही बात कर रहा हूँ, किसी प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो प्लेन जो है जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने जब भी इक्वेशन आएगी तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पॉइंट की इक्वेशन है, ये पॉइंट के बारे में जानकारी दे रही है, लाइन के बारे में जानकारी दे रही है, या प्लेन के बारे में जानकारी दे रही है। तो एक वेरिएबल मौजूद है तो पॉइंट के बारे में, दो वेरिएबल मौजूद है तो लाइन के एक वेरिएबल दे रही है तो पॉइंट या लाइन या प्लेन, वाई और जेड दोनों मिसिंग है, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है, जो भी मिसिंग है तो वो इंफॉर्मेशन देगा, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज गिवन एज दिस, बोलेगा कि ये लो साहब प्लेन की इक्वेशन संभालो, ये लो साहब लाइन की इक्वेशन संभालो। तो वो आगे होके बोलेगा कि लाइन की इक्वेशन ये है, प्लेन की इक्वेशन ये है। तो हमको कंपेयर करना है कि यार ऐसी तो होती नहीं है प्लेन की इक्वेशन, इसमें क्या क्या मिसिंग है, वाई और जेड मिसिंग है, तो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है ना। तो एक वेरिएबल में इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी हो सकती है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी हो सकता है। अब इधर आओ, टू वेरिएबल में क्या क्या हो सकता है, अब पॉइंट तो हो नहीं सकता है ना। तो एक प्लेन और सॉरी लाइन और प्लेन, लाइन और प्लेन, लाइन तो साफ साफ दिख ही रही है, और अगर प्लेन कहते हैं तो जो वेरिएबल मिसिंग है उस प्लेन के पैरेलल वो प्लेन है। और थ्री वेरिएबल में तो 100% प्लेन ही होगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो एक गलतफहमी ये तो दूर हो गई क्या भाई, ये प्लेन नहीं, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। ठीक है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ये सब कुछ था। अब अपन फाइनली 2D से 3D में शिफ्ट कर रहे हैं बेटा। रेडी? रेडी टू टेक ऑफ? ओके। टेक ऑफ ही करेंगे हम, पृथ्वी पे थे और अब स्पेस में जा रहे हैं, टेक ऑफ ही हो रहा है ना। तो कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है। आइए ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। अब हम फाइनली इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2D से 3D स्पेस बनाऊंगा। हम सब बनाना जानते हैं, ऐसे ही बनता है, राइट? ठीक है। मैं एक लाइन बना दूं उसमें। तो जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ तो सबसे पहले तो ये इमेजिन करना जरूरी है कि ये लाइन स्पेस में, बोलो इमेजिन हो पा रहा है कि लाइन स्पेस में? ये फ्लोर है देखो, दिस इज अ फ्लोर, फ्लोर से ऊपर आ गए हम, टेक ऑफ कर गए। ये वही फ्लोर है जो उधर बना हुआ है ना। ये फ्लोर पहले इधर था, अब इससे अपन टेक ऑफ कर गए, टेक ऑफ कर गए। तो ये लाइन जो है स्पेस में, अच्छा आपको ये लग रहा है कि लाइन जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? किसी को लग रहा है? बोलो। लग रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या ये कर रही है क्या? बोलो, कर भी सकती है, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी ना है कि कर ही रही है। बोलो। ये पता है क्या क्या चीजें? ये जेड एक्सिस पीछे है और ये लाइन उसके आगे है। ठीक है। हम एक स्क्रीन पे सपोज करो कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें दो कैरेक्टर्स आगे पीछे हैं, तो आगे पीछे दिखाई थोड़ा ना देते हैं, इंटरसेक्टेड ही तो दिखाई देते हैं। उसका कंधा जहाँ से शुरू, जैसे मान लो मेरे पीछे कोई खड़ा है और सपोज करो आपने फोटो ली, मोबाइल में फोटो ली, तो मोबाइल में 2D फोटो ही होता है। तो जब आप फोटो में देखोगे तो उसकी हाफ बॉडी दिखाई देगी, मेरी पूरी बॉडी दिखाई देगी, सामने वाले की उसकी हाफ बॉडी दिखाई देगी, यहाँ से लेके मेरे कंधे से फिर उसकी बाकी बॉडी शुरू होगी, ऐसी तो दिखाई देगी। या सपोज करो मुझे स्केच करना है, स्केच बनाना है, तो आगे पीछे अगर मुझे बनाना है दो लोगों को, तो मैं दोनों की पूरी बॉडी थोड़ा ना बनाऊंगा, आधी करके ही बनाऊंगा ना। तो समझ गए ना, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जेड एक्सिस आके लाइन पीछे, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब वो तो हमको 3D गॉगल्स पहनने पड़ेंगे फिर चेक करने के लिए, जैसे 2D मूवीज से जैसे 3D मूवीज में हम गए, तो वो जो कैरेक्टर्स आगे पीछे थे अब वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं आगे पीछे, 3D गॉगल्स पहनने के बाद, नहीं तो फिर वो इंटरसेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो सेम इज द केस विद दिस, कि लाइन है ना इस जेड एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कर भी रही हो तो पता नहीं है, बाकी ये आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन बता देता हूँ और फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, बता दूं? बताओ। तो देखो, अब सर चेंजेस क्या होगा, सबसे पहले चेंजेस की बात करेंगे। जब 2D में लाइन की इक्वेशन बन रही थी और जब 3D में लाइन की इक्वेशन बन रही है, तो चेंजेस क्या होंगे? तो चेंजेस ये होंगे कि 2D में लाइन की इक्वेशन में दो साइड्स होती थी, LHS RHS, वो साइड बढ़ जाएगी। हमको लग रहा था टर्म बढ़ जाएगी। हमको क्या लग रहा था, एक टर्म बढ़ जाएगी। टर्म तो जैसी होगी अभी देख लेंगे, कुल मिला के साइड बढ़ जाएगी। तो अब इक्वेशन में तीन साइड्स हैं, LHS MHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये है 2D से 3D में शिफ्ट होना।
ठीक है, अब एक बार मैं इक्वेशन बता देता हूँ और फिर वो कैसे डिराइव उसकी बात करेंगे। सो इक्वेशन ये होती है, ताकि थोड़ा माइंड में रहेगा कि अच्छा ये इक्वेशन होती है ना। इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड। अब थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा जैसे जैसे अलग अलग इंफॉर्मेशन बीतती जाएगी। कई बार a b c आपको किसी और फॉर्म में भी दिखाई देंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 की फॉर्म में भी दिखाई देंगे। अब हमको समझना है इस इक्वेशन में तीन साइड्स तो दिख रही हैं, इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है, इस इक्वेशन में एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है। एक्स वाई जेड तो होंगे ही होंगे, एक्स वाई जेड जैसे इसमें एक्स और वाई तो है ही है ना, तो इधर एक्स वाई जेड होंगे ही होंगे, ये एक्स ये वाई और ये जेड तो होंगे ही होंगे, तभी तो इक्वेशन बनी थ्री वेरिएबल में। लेकिन बाकी की चीजें कहाँ से हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, ये हमको समझना है। 2D के अंदर एक लाइन के बारे में जो कुछ भी बताता था वो उसका स्लोप बताता था। क्या बताता था? स्लोप। आप स्लोप बता दो और वाई इंटरसेप्ट बता दो तो लाइन यूनिक हो जाती थी। जैसे कि मैंने कहा स्लोप है, कि स्लोप बता दूं या इंक्लिनेशन बता दूं, बात एक ही है। मैंने कहा इंक्लाइंड 30 डिग्री पे तो स्लोप भी निकल सकता है 1030 से, या मैं स्लोप बता दूं तो उससे भी इंक्लिनेशन निकल सकता है ना, दोनों में से कोई भी एक चीज बता दूं। तो जैसे मैंने कहा कि इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, तो सर 30 डिग्री वाली तो बहुत सारी लाइन है, ये लो ये भी 30 डिग्री है, ये लो ये भी 30 डिग्री, यूनिक लाइन तो स्थापित नहीं हुई। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, वो वाई एक्सिस कौन है, इधर छूती थी, अब तो यूनिक हो गई। तो स्लोप और एक पॉइंट देते ही लाइन यूनिक हो जाती है। तो अब इधर बात करेंगे इधर यूनिक कैसे होगी। तो जो काम उधर स्लोप करता था वो काम यहाँ पे डीआरस करेंगे, डायरेक्शन रेशियोस या डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं जिसको हम लाइन के रेफरेंस पे, है ना। क्या करेंगे? डीआरस या डीआर जिसको अपन डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं। यानी आप स्पेस के अंदर एक लाइन की डायरेक्शन की बात करो तो वो लाइन यूनिक स्थापित हो सकती है। तो किसी और स्टूडेंट ने कहा कि नहीं नहीं, डायरेक्शन से भी यूनिक लाइन नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत सारी लाइन जा रही है। या मैंने कहा सामने वाली डायरेक्शन में लाइन बताओ, तो ये भी लाइन सामने वाली डायरेक्शन में। इस बॉटल को रख दूं, ये बॉटल भी सामने वाली डायरेक्शन में, मेरी नजर भी सामने, मेरी नजर जा रही है वो भी एक लाइन पे जा रही है, वो भी एक सामने वाली डायरेक्शन है। तो अब भी यूनिक नहीं हुई सर। अब एक पॉइंट दे दो, मैंने कहा ये पॉइंट लटक रहा है, इससे पास होती हुई गई थी, तो अब इस डायरेक्शन में इस पॉइंट से पास होती हुई तो एक यूनिक लाइन ही है या नहीं है। तो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती मुझे? एक डायरेक्शन, एक पॉइंट, एक डायरेक्शन एक पॉइंट। तो सबसे पहले तो मुझे 3D के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम मिनिमम कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। जैसे 2D में क्या थी मिनिमम कंडीशन? स्लोप और वाई इंटरसेप्ट या फिर एक्स इंटरसेप्ट या फिर एक पॉइंट कह सकते हैं उसको ना। स्लोप और एक पॉइंट मिनिमम कंडीशन थी। यहाँ पे क्या मिनिमम कंडीशन है? डायरेक्शन और एक पॉइंट, डायरेक्शन और एक पॉइंट, क्योंकि जो काम वहां पे स्लोप करता था यहाँ पे वो काम डायरेक्शन करता है, जिसको अपन डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं, डीआरस भी कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोस भी कहते हैं। वो पता चल जाए और साथ में एक पॉइंट पता चल जाए तो एक यूनिक लाइन स्टैब्लिश हो सकती है। अब आप देखो नीचे जो इक्वेशन है उसमें x1 y1 z1 तो वो यूनिक पॉइंट है, x1 y1 z1 तो वो यूनिक पॉइंट है, ए बी सी इसके डायरेक्शन नंबर्स। इन शॉर्ट ये याद हुआ, x1 y1 z1 तो क्या है इसके, वो जो पॉइंट है जहां से वो पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स है ना। और ए बी सी इस लाइन के क्या है, डी डायरेक्शन बताने वाले नंबर्स हैं जिसको अपन डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं या डीआरस भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डेरिवेशन पे बात करें, चलें। ठीक है, ये चीज तो पता चल गई ना भाई क्या क्या चीज चाहिए। अच्छा फिर देखो सेकंड सिचुएशन क्या दे रहा है, दो सिचुएशंस में ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनवाएगा। एक तो सिचुएशन मैंने बता दी क्या, कि डायरेक्शन नंबर्स दे दो, और एक क्या दे दो, पॉइंट दे दो। दूसरी सिचुएशन क्या है देखो एक बार पढ़ लो, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, तब वो लाइन की हम इक्वेशन यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। दूसरा, आप एक काम करो डायरेक्शन मत दो सर, पर आप एक की जगह दो पॉइंट दो, अब की बार एक की जगह दो पॉइंट, क्योंकि इस स्पेस में दो अलग अलग पॉइंट से पास करने वाली एक यूनिक लाइन ही बन सकती, 10 लाइनें नहीं बन सकती। मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, अब इन दोनों से पास करती हुई एक यूनिक लाइन ही होगी ना। बोलो, 10 20 लाइन होगी कि जो इन दोनों से पास हो रही है, एक ही तो लाइन होगी, होगी ना। तो यूनिकनेस स्थापित करने के दो तरीके हैं, या तो एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, और या फिर दो पॉइंट्स। एक्चुअली जो दो पॉइंट्स होते हैं ना वो आपस में डायरेक्शन बताते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से बताते नहीं बताते हैं। तो डायरेक्शन इनडायरेक्टली पता चल गई, और दो की जगह एक की जगह दो पॉइंट्स मिल गए, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली ना। तो मिनिमम सिचुएशंस क्या क्या है एक लाइन की इक्वेशन बताने के लिए, एक लाइन यूनिकली कब डिटरमाइन होती है। केस नंबर वन, या तो
एक पॉइंट जिससे वो पास थ्रू कर रही है, या यूं कहूं जो पॉइंट उस पर लाई कर रहा है वो गिवन हो, या फिर उसके साथ डायरेक्शन। ये दो चीजें, दो तो सर मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, या फिर मैं यूं कह सकता हूँ कि वो लाइन की यूनिक आइडेंटिटी मुझे मिल गई है ना। और ये दोनों नहीं दे रहे हो तो फिर दूसरा केस क्या है, दो पॉइंट्स दे दो, दो पॉइंट्स दे दो जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, या जो वो लाइन जिन दो पॉइंट से पास कर रही है स्पेस में, ये दो चीजें दे दो। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, यूनिक इक्वेशन बना दूंगा, या यूनिकली लाइन डिटरमाइन होगी। अब केस नंबर 1 पकड़ ले। केस नंबर 1 में क्या क्या चाहिए, एक तो गिवन पॉइंट, एक गिवन डायरेक्शन। ठीक है सुनो, इस लाइन पे एक गिवन पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं, कहीं भी एक गिवन पॉइंट चाहिए आपको। ए लिख दूं उसका नाम, और उसके कोऑर्डिनेट्स में रख देता हूँ x1 y1 z1। क्या रख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ x1 y1 z1। ठीक है, ये तो सर पॉइंट तो दे दिया आपने, और ये ओरिजिन है, पता है आपको है ना। ये पॉइंट तो दे दिया आपने। अब डायरेक्शन दे रहे हो आप, डायरेक्शन कैसे दोगे लाइन की, तो एक लाइन की डायरेक्शन पता है कैसे देंगे, ये लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है वो वेक्टर देना ही इसकी डायरेक्शन देना है। ये लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है, इस स्पेस में कहीं पर भी एक ऐसा वेक्टर बता दो सर जिससे ये पैरेलल है, क्योंकि स्पेस के अंदर डायरेक्शन हम पैरेलल वेक्टर से ही बताते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये लाइन की डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे एक वेक्टर बताओ जिससे ये पैरेलल है, फिर मैं इसकी डायरेक्शन अज्यूम कर लूंगा। तो मैंने कहा कि ये रहा वेक्टर, इससे ये पैरेलल है। तो इससे पैरेलल एक वेक्टर अगर मैं बता दूं, जिसका नाम यहाँ पे वेक्टर बी रखा गया है, क्या रखा गया है, अब ये देखो ये वेक्टर बी और ये लाइन पैरेलल है, तो एक तो वेक्टर बी बता देना और एक पॉइंट बता देना। अब ये इस लाइन की यूनिक इक्वेशन बन सकती है। और एक्चुअली ये जो एबीसी थे, ये एबीसी इसी के स्केलर कंपोनेंट्स थे, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। बस ये दो इंफॉर्मेशन दे दो, एक तो वेक्टर दे दो जिससे ये लाइन पैरेलल है। तो अब कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि हमको क्वेश्चन में मिलेगी, हमको ऐसे मिल सकती है, लाइन एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी, और वेक्टर बी बता देगा कितने आई कैप है, कितने जे कैप है, कितने ये पे। या फिर दूसरा तरीका, लाइन इज पासिंग अलोंग द वेक्टर, अलोंग द वेक्टर मतलब उसके सहारे सहारे चल रही है, यानी उसके पैरेलल है। या फिर कुछ भी लैंग्वेज चेंज करके कह देगा कि लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो भी पता चल रहा है कि वेक्टर बी ही वो वेक्टर है जिसकी वो डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बात। हाँ हाँ, भाई ये दो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। पहली चीज क्या लिखी हुई है, पासेस थ्रू अ पॉइंट। अब उल्टा क्वेश्चन तो बनता है, हो सकता है इक्वेशन ना पूछ के दे दे, और पूछ ले इनमें से कोई मिसिंग पॉइंट, है ना, वो भी दे सकता है। तो अभी तो अपन सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, फिर उल्टे की भी बात करेंगे। तो मैथ्स की तो रीत है, एक बार सीधा पढ़ लिया तो उल्टा तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, नहीं तो फिर मैथ्स ही वो, उसको मैथ्स क्यों कहते हैं फिर, है ना। ये एक्स वाई जेड क्या है, इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है 2x + 3y = 10। इसमें जो एक्स वाई है वही एक्स वाई जेड इसमें है। इक्वेशन बनाने के लिए अपने को एक वेरिएबल चाहिए होता है, तो वो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। हाँ, ये जैसे एक 2D में इक्वेशन बनती है तो एक लेफ्ट हैंड साइड और एक रिलेशन बताते हैं अपन। अपन क्या बता रहे हैं, रिलेशन। तो इधर रिलेशन कैसे बताते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, इसके एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ गुना, इसके वाई कोऑर्डिनेट कुछ गुना, और एक कांस्टेंट टर्म का सम हमेशा 0 आएगा, ऐसे इक्वेशन बताते हैं। यहाँ पे इक्वेशन बताने का तरीका ये होता है कि ये साइड इक्वल है, ये रिलेशन है एक्स कोऑर्डिनेट। इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बीच में ये रिलेशन स्थापित होगा। इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट को ये रिलेशन मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेंगे ना, वो x1 y1 z1 abc, ये तो न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेंगे। जो वेरिएबल पार्ट होगा वो तो एक्स वाई जेड ही होगा, समझ गए ना। जैसे इसमें ए बी सी तो न्यूमेरिक फॉर्म में मिलते थे ना, 2x + 3y + 10 = 0। वेरिएबल पार्ट क्या रहता था, एक्स और वाई। तो यहाँ पे 3D में वेरिएबल पार्ट क्या रहेगा, एक्स वाई जेड। और ये जो बची हुई चीजें ना, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये न्यूमेरिक फॉर्म में हमको मिलेगी। या हमको इक्वेशन बनानी है तो हमको इसको, इसकी जगह एक न्यूमेरिक नंबर एक नंबर लिखना है। ठीक है, ठीक है। जो फाइनल आंसर होगा ना, उसमें x माइनस एक नंबर होगा और डिवाइडेड बाय एक नंबर होगा। ये दोनों तो न्यूमेरिक फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन से निकाल के इधर पुट करना है, तभी तो इक्वेशन बनेगी। हाँ, नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बीच में एक ये रिलेशन है, जो कि उस लाइन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने लिखा 2D में, मैंने एक इक्वेशन लिखी, 2x = 3y, तो एक्स और वाई आ रहा है। रिलेशन क्या समझे आप, एक्स कोऑर्डिनेट का 2 गुना, वाई कोऑर्डिनेट का 3 गुना बराबर होगा, तो ये रिलेशन हो गया।
किसका रिलेशन हो गया, एक लाइन पे उस जिस लाइन की इक्वेशन है उस लाइन पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट के बीच का रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक रिलेशन है हमारे पास, एक एक संबंध है इनके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में। उस लाइन पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन है, जिसको हम मैथमेटिकली एक इक्वेशन के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से ये वाला नंबर माइनस करके ये वाला नंबर डिवाइड करो, फिर उसके वाई कोऑर्डिनेट में से ये दूसरा नंबर और दूसरा डिवाइड करो, फिर जेड करो, तो ये तीनों साइड्स हमेशा बराबर आएंगी। ये रिलेशन आप इस लाइन पर लाने वाले हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करवा सकती हो, सेटिस्फाई होगी। समझ गए, ये रिलेशन है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच का एक रिलेशन। इक्वेशन इज रिलेशन, इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, क्लियर है क्या? चले हम, तो एक पॉइंट मिल गया हमको, एक पॉइंट मिल गया हमको, एक डायरेक्शन देने वाला वेक्टर मिल गया, मिल गया, बोलो। क्योंकि 3D में स्लोप नहीं होता, डायरेक्शन नंबर्स होते हैं, और डायरेक्शन नंबर्स कौन देते हैं, वेक्टर्स देते हैं। ठीक है, ओके। अब कैसे बनेगी सर ये इक्वेशन, बनाना शुरू करें। अब यहां से हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन सीख रहे हैं, बाद में प्लेन सीखेंगे, तो वो सारी जो भी चीज हम बनाएंगे वो दो तरीके से बनाएंगे, एक तो बनाएंगे वेक्टर फॉर्म में, एक बनाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में। क्या कहा मैंने, एक तो वेक्टर फॉर्म में, एक बनेगा कार्टेशियन। वेक्टर फॉर्म में वो इक्वेशन हमको वेक्टर फॉर्म में दिखाई देगी, उसमें वेक्टर्स होंगे, है ना। उस इक्वेशन में क्या होंगे, एलएचएस में कुछ वेक्टर होगा, आरएचएस में कुछ वेक्टर होगा, है ना। और जब अपन कार्टेशियन फॉर्म में बनाएंगे तो फिर वेक्टर्स नहीं होंगे, फिर एक्स वाई जेड होगा, उसके अंदर एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, जैसा इधर 2D में होता था, जैसे 2D में तो अपन वेक्टर फॉर्म बनाते ही नहीं थे, डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म बना देते। तो जिसमें एक्स वाई जेड दिखाई दे उसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें एक्स वाई जेड नहीं दिखाई दे, वेक्टर्स दिखाई दे, उसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि सर कार्टेशियन फॉर्म में आसान है, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में आसान होती है। 3D के अंदर चीजें, 3D के अंदर चीजें कार्टेशियन फॉर्म से ज्यादा आसान वेक्टर फॉर्म में होती है। लेकिन हम दोनों तरीके से सीखेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन या फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म। पर्टिकुलरली आगे होके पूछता है वो कि वेक्टर फॉर्म ही बताओ या कार्टेशियन फॉर्म ही बताओ, तो हमको तो दोनों बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन बनाना शुरू करें। ओके, अब देखो यहाँ पे जो जो चीज मैं पूछता जाऊँ बताओ। देखो ये पॉइंट ए मिल गया, ये वेक्टर बी मिल गया। अब हमने 2D में जब इक्वेशंस बनाई थी लास्ट ईयर, है ना, 5 सिचुएशंस होती थी, याद करो। पहली सिचुएशन होती थी कि एक लाइन पर लाए होने वाले एक पॉइंट को दे दो और स्लोप को दे दो, है ना, एक पॉइंट को दे दो और एक स्लोप को दे दो। ठीक है, नहीं पहली सिचुएशन ये थोड़ा ना थी। 2D के अंदर 5 तरीकों से हम इक्वेशंस बनाते थे, कैसे कैसे बनाते थे बताओ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो एक सिचुएशन हो गई। टू इंटरसेप्ट मतलब दोनों के दोनों मुझे इंटरसेप्ट मिल जाए, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते थे, वो एक नॉर्मल फॉर्म होती थी 3। बाकी की दो, हाँ, लाइन पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिल जाते थे, और एक स्लोप और एक पॉइंट मिलता था। ठीक है ना, तो 5 सिचुएशन क्या हो गई, स्लोप और पॉइंट। दूसरी सिचुएशन स्लोप नहीं दे दो, 2 पॉइंट दे दो, हम स्लोप निकाल लेंगे। सेम टू सेम यहाँ कंडीशन है ना, एक पॉइंट दे दो और डायरेक्शन दे दो, मत दो डायरेक्शन, 2 पॉइंट दे दो, हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। वहां पे जो स्लोप निकालते थे यहाँ डायरेक्शन निकालते थे। तो ये सिचुएशंस होती थी 5 डिफरेंट, यहाँ पे 2 डिफरेंट सिचुएशन है। तो हम उन 5 सिचुएशंस में भी जब इक्वेशन बनाते थे, डिराइव कर रहे थे, याद करो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो हम उस लाइन पे लाए होने वाले एक पॉइंट को अज्यूम करते थे, जिसको हम पी लेते थे एक्स कॉमा वाई। तभी तो इक्वेशन बनना शुरू होगी भाई, एक्स और वाई के इंट्रोडक्शन होगा तभी तो वो बनना शुरू होगी। तो उस पॉइंट को मुझे यहाँ पे भी 3D में भी लाया करवाना पड़ेगा। तो उस पॉइंट को अभी भी मैं पी लूंगा, मतलब पी क्या है, पी इस लाइन पर लाए होने वाले सारे पॉइंट्स का मॉनिटर है। मतलब एक अकेला पॉइंट जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक अकेला पॉइंट जो सबको रिप्रेजेंट करेगा सर, उसको तो एक्स वाई जेड लो आप, क्योंकि इस इक्वेशन में भी तो एक्स वाई जेड सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बीच का रिलेशन बता रहा है। तो उस पॉइंट को अगर ही उठा के मैं मार्क कर दूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड लेने पड़ेंगे। यहाँ उसके पॉइंट्स एक्स वाई लेते थे अपन 2D में, अभी अपन ने 3D में ले लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई। अब जब अपन वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बना रहे हैं, तो ए और पी स्पेस में कोई पॉइंट्स है, लाइन पे लाया कर रहे हैं लेकिन है तो स्पेस में। तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाए, जो कि हम पिछले साल से पिछले क्लास से बनाना सीख चुके हैं। कैसे बनेगा, ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ओ ए, ओरिजिन से कनेक्ट करके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, है ना। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ओपी बन जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है उसको, अभी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चल रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट के अंदर की चीजें हैं उसको वेक्टर ए से मार्क किया गया है, स्मॉल वेक्टर ए। और वेक्टर ओपी जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है उसको वेक्टर आर से मार्क किया गया है। और पूरे कॉन्सेप्ट में जो अपन ये जनरल पॉइंट लेंगे ना पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं,
उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर आर से ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे इस सिचुएशन में ले लो, जैसे जैसे अगली सिचुएशन में ले लो, जैसे आगे एंगल निकालने वाली सिचुएशन में ले लो। जो पॉइंट पी हम मार्क कर रहे हैं ना इक्वेशन बनाने के पर्पज से, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमेशा वेक्टर आर से ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, ठीक है। और जो पॉइंट हमको गिवन है, जो पॉइंट हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उसको अपन वेक्टर ओ ए के और उसके जो पोजीशन वेक्टर है, भाई बार बार ऐसे बोलूं वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ ए, तो एक स्मॉल लेटर में नाम रख दिया वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर्स को हम दो फॉर्म में बता सकते हैं, तो टू कैपिटल लेटर्स या एक स्मॉल लेटर, ये तो सीखा है ना हमने, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, ओ ए पी के अंदर ट्राइंगल ओ लगा सकते हो आप? लगा सकते हो। सो ओ से लेके ए जाओ, ए से लेके पी जाओ, या ओ से लेके पी जाओ, बात बराबर है। ओ से लेके ए जाओ और ए पी भी एक वेक्टर है, ए से लेके पी जाओ या ओ से लेके पी जाओ, बात बराबर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं जो मैं भी लिख रहा हूं, वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी, ओ ए प्लस ए पी लिख सकता हूं। वेक्टर ओपी को मैंने क्या लिखा है शॉर्ट में, टेल मी? वेक्टर आर। वेक्टर ओ ए को मैंने क्या लिखा है शॉर्ट में, टेल मी? वेक्टर ए। अब सर एपी कैसे निकालूं? तो मुझे एक चीज बताना, अगली स्क्रीन पे आ गया मैं। बी वेक्टर तो इस लाइन पे है ही नहीं, बी वेक्टर तो इससे पैरेलल है, एंगल तो 0 डिग्री है इन दोनों के बीच का। ये बी वेक्टर जो है, जो हमको डायरेक्शन नंबर्स दे रहा है, ये तो लाइन एल से पैरेलल है, उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो किसी भी एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, सीखा है हमने। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उन किसी भी एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, वो उसका कुछ गुना होता है, ऐसे सीखा है अपन ने। तो अभी कौन किसके पैरेलल है वो पता करें, ठीक है। पीछे आओ वापस। लाइन एल पैरेलल है वेक्टर बी के, यस और नो, इधर लिखता हूं। लाइन एल पैरेलल है वेक्टर बी के। अच्छा, लाइन एल पर ही तो लाई कर रहा है वेक्टर एपी, तो वेक्टर एपी पैरेलल हो गया बी के। तो वेक्टर एपी को अगर अपन मैथमेटिकली लिखें तो बी का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, बस इस वेक्टर एपी की जगह ये शिफ्ट करो, आपकी इक्वेशन रेडी है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। सबसे पहले यही इक्वेशन डेवलप होती है और यही डेवलप हुई थी। क्या इक्वेशन है ये? वेक्टर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली तीन साइड्स बन जाएगी, देखना। अभी तो इसके वेक्टर फॉर्म में तो दो ही साइड्स बन रही है, वेक्टर फॉर्म में वो है, कार्टेशियन फॉर्म में ये है। पहला ही केस चल रहा है अभी। पहले केस में वेक्टर इक्वेशन बनानी है, वेक्टर इक्वेशन बनानी है एक लाइन की इक्वेशन तो बनानी है। सर किस फॉर्म में बनाऊं? वेक्टर फॉर्म में बनाओ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और ये अगर बनाओ तो कार्टेशियन फॉर्म में अभी मैं डिराइव भी करके बताऊंगा उससे ये कैसे बनी, ठीक है। यहाँ पे आर ए और बी क्या है बता दो। आर तो उसके ऊपर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है ना। ए उस पर एक पॉइंट गिवन देगा क्वेश्चन में, उसका पोजीशन वेक्टर है। और बी एक ऐसा वेक्टर है जो लाइन से पैरेलल है, ये यानी ये दोनों चीजें तो क्वेश्चन में देगा, ये दोनों चीज तो क्वेश्चन में देगा। आर मुझे एज इट इज रखना है, आर को सोल्व थोड़ा ना करना है। जैसे वहां पे अभी मैं एक्स वाई जेड को थोड़ा सोल्व करता हूँ, एक्स और वाई को तो रहने देता हूँ ना, उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करता हूँ। तो आर को हटाने की कोशिश नहीं करूंगा, आर ही तो एक्स वाई जेड है। वेक्टर फॉर्म में वो वेक्टर आर है, कार्टेशियन फॉर्म में वो एक्स वाई जेड है। समझ आया? ये है मेरी पहली फॉर्म की इक्वेशन, ठीक है। अब जा रहे हो आप? ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, यहां तक तो याद हो गया क्या? हाँ बोलो। लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर वैल्यू है। हाँ, आपको लैम्डा का लैम्डा ही रखना है, लैम्डा की वैल्यू नहीं डालनी, 2 3 4 5 6 नहीं डालनी। आपको वेक्टर बी गिवन होगा, बस उससे लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप एज इट इज छोड़ दो। हाँ कुछ नहीं दे अपने को, तो वेक्टर भी एक ऐसा वेक्टर गिवन है जो उस लाइन के पैरेलल है। अब उसको कितना गुना है, अगर उसने दे रखा है इन केस की कितना गुना है तब तो ठीक है, लेकिन उसने दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं तो लैम्डा टू लैम्डा ही रखना है मुझे, है ना। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लैम्डा रखा गया है। अगर दो इक्वेशंस गिवन है तो लैम्डा और म्यू होता है। जैसे मान लो दो लाइंस गिवन है, हमको दो लाइंस गिवन है, तो पता है कैसे देगा दो लाइंस? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी वन, और दूसरी लाइन फिर दे देगा वेक्टर आर को तो वेक्टर आर ही रखेगा, जैसे एक्स वाई जेड को नहीं बदलते थे। जैसे मेरे को दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलता था, तो जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन होती थी उसमें एक्स और वाई रहता था। एक्स के बगल वाला नंबर, वाई के बगल वाला नंबर, और एक्स के बगल वाला, वही तो बदलते थे। तो यहाँ पे वेक्टर आर तो सेम रहेगा, ये लोग बदलेंगे तो ए टू
और ये स्केलर भी बदलेगा, म्यू टाइम्स वेक्टर p2। और फिर मान लो तीसरी है तो लैम्डा म्यू, और तीसरा कोई ग्रीक लेटर ले लेगा ये, है ना, स्केलर भी बदल देगा। ठीक है, चलो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इससे स्केलर फॉर्म कैसे बनी, बनाऊं। वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर क्या है मुझे बताओ। वेक्टर आर क्या है, इस पूरी घटनाक्रम में वेक्टर आर क्या था। एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उसका पोजीशन वेक्टर था। एक पॉइंट था एक्स कोमा वाई कोमा, जनरल पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, लाइंग ऑन ए लाइन, जो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका क्या था, पोजीशन वेक्टर था। तो इस वेक्टर को अगर मैं खोल के लिखूं कंपोनेंट फॉर्म में, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स वाई जेड है ना इसके स्केलर कंपोनेंट्स, प्लस जी के कैप, ऐसे तो लिखूंगा। अभी अपन कार्टेशियन इक्वेशन बना रहे, तो एक्स वाई जेड इंट्रोड्यूस हो गए, आर की जगह ही होंगे हमेशा एक्स वाई जेड इंट्रोड्यूस। वेक्टर ए वन क्या था, एक्स वन आई कैप, एक्स वाई वन जे कैप जेड वन, इसके तो पोजिशन वेक्टर थे, लिख दूं। एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जी वन के कैप, राइट। ब्रैकेट लगा देता हूं एक, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन क्या था, एबीसी, उसके कंपोनेंट्स एबीसी फॉर्म में गिवन थे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में माने थे जब। अब क्वेश्चन में तो न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होंगे, अभी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बना रहे हैं एबीसी, जिसको अपन डायरेक्शन नंबर्स भी कहेंगे एक लाइन के। तो क्या कहूं, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में तो कुछ है नहीं खास सॉल्व करने के लिए, आरएचएस को सॉल्व करूं। तो एक्स वन प्लस लैम्डा ए टाइम्स आई कैप पूरा हो जाएगा, बताओ। आई कैप जोड़ो, तो एक्स वन प्लस लैम्डा इंटू ए टाइम्स, टोटल टाइम्स क्या हो जाएगा, आई कैप। जे कैप बताओ, वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी, इतना हो जाएगा जे कैप। और फिर के कैप बताओ, तो जेड वन प्लस लेमडा इंटू सी टाइम्स के कैप, यस और नो। और इधर तो ये सेम है ही सही। अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हो, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स सीखा है। तो एक्स बराबर दिस, ठीक है ना, एक्स बराबर दिस, एक्स बराबर एक्स वन प्लस लेमडा ए, वाई बराबर वाई वन प्लस लेमडा बी, जेड बराबर जेड वन प्लस लेमडा सी। तीन इक्वेशन बन गई, बना दूं, बना दूं, ओके बना रहा हूं। पहली इक्वेशन यहां से इंप्लाई हो रहा है, तीन इक्वेशन बन रही है। एक इक्वेशन बन रही है सर, एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स वन प्लस लेमडा ए, ओके। दूसरी बोलो, वाई बराबर वाई वन प्लस लेमडा बी। तीसरी बोलो, जेड बराबर जेड वन प्लस लेमडा सी। इन तीनों ही इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, लेमडा लेमडा लेमडा, यस और नो। तो मैं तीनों से लेमडा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से लेमडा की वैल्यू बताओ, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय ए। यहां से लेमडा की वैल्यू बताओ, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय बी। यहां से लेमडा की वैल्यू बताओ, z माइनस जेड वन होल डिवाइडेड बाय सी। ये लेमडा 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 एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी गेट एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। और ये सारे के सारे एक लैम्डा नॉन जीरो स्केलर से इक्वल होंगे। अब जब हमको इक्वेशन गिवन होगी ऑलरेडी, तो इस लैम्डा को वो नहीं लिखता, बस तीन साइड से लिख देता है, ये तीनों किसके बराबर है वो नहीं लिखता है। लेकिन जब हमको बनानी है, इनकेस हमको बनानी आगे ओके, तो हम इक्वल टू लैम्डा भी लिख के लाएंगे, वेयर लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, इतना भी लिख के आएंगे, तभी हमको फुल मार्क्स। क्योंकि वहां पे स्केलर कंपोनेंट में स्केल सॉरी वेक्टर फॉर्म में भी तो एक लैम्डा इंट्रोड्यूस्ड है ना। तो ऐसा थोड़ा नहीं कि इससे मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाऊं तो बाकी सब तो लिख दूं, लैम्डा को कहीं भूल जाऊं। इस लैम्डा को उठा के यहाँ पे वो प्लेस होगा। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन इक्वल टू लैम्डा लिख के आना। वही बात है कि जब अपन इंटीग्रेशन करते थे तो प्लस सी लिखना फॉर्मेलिटी होती थी। तो यहाँ पे इक्वेशन जब मैं बना रहा हूँ तब लैम्डा लिखना फॉर्मेलिटी, और आगे ये भी लिख लेना वेयर लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, ओके। याद हुई इक्वेशन। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स। एबीसी क्या है, जो वेक्टर गिवन था पैरेलल वाला, उसके डीआरस, उसके कंपोनेंट्स कह दो, डीआरस कह दो, डायरेक्शन नंबर्स कह दो। समझ गए, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा एक लाइन है जो 3,2,4 से पास होती है और जिससे वो पैरेलल है, उसके उसकी कंपोनेंट फॉर्म है 7 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 5। बस दो ही इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, मैं बना दूंगा, इक्वेशन बना दूं। बोलो वेक्टर फॉर्म में बनानी है या कार्टेशियन फॉर्म में बनानी है। अगर वेक्टर फॉर्म में बनानी है तो कैसे बनेगी, वेक्टर आर बराबर जो पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, 3 आई कैप
2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जो ये वेक्टर गिवन है 7i कैप माइनस 10j कैप प्लस 5k कैप। बस दैट्स इट, बन गई इक्वेशन। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन बन गई इक्वेशन। किसने कहा नहीं नहीं इसमें बनाओ, इसमें बना दो, ये लो सब। तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 10 इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू लैम्डा, इक्वल टू लैम्डा। अब इसमें से माइनस साइन को ऊपर ले लें तो ये y माइनस जो 2 है ये 2 माइनस वाई भी बन सकता है, वो तो उल्टा उल्टा हो सकता है। अच्छा इनमें से कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव गिवन है तो प्लस भी आ जाएगा। मान लो ये -2 गिवन था तो अब इसमें प्लस आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस है लेकिन y1 की वैल्यू ही माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड सी बात, क्लियर है क्या? ठीक है। अब कई बार पता है क्या होगा, ये इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछेगा एक पॉइंट बताओ जहां से करेगी, तो x1 y1 z1 बता दो। बता सकते हैं, इनफाइनाइट बता सकते हो इवन आप, एक नहीं इनफाइनाइट। एक तो जो साफ साफ दिख रहे हैं, एक कुछ पॉइंट्स नीचे वाले नंबर से भी तो एडजस्ट हो जाएंगे ना, उनसे एडजस्ट करके आप इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बता सकते हो। ये चीज क्लियर है? तो ये एक केस कवर हुआ है अभी। कि कौन सा केस कवर हुआ है? एक। इस जो भी मैंने अभी आपको बताया, एवरी ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने अभी आपको बताई, ये कि यही डिट्टो लिखी हुई है आपके नोट्स में। फटाफट से गो थ्रू कर लें एक ही फ्लो में जो आपको नोट्स में लिखना है। ये कि ये चीज लिखी हुई है एग्जैक्टली, इवन तरीका भी वही है। मैं उसमें लिखा लिखाया है, आपकी बुक में भी वही है। और मैंने अभी शॉर्ट में जल्दी जल्दी करके बता दिया, बस डिफरेंस है। तो एक बार उसको रीड आउट कर लेते हैं पहले केस को, आ जाइए। हाँ, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, हाँ ना, ए वेक्टर जो पॉइंट गिवन है, हाँ वो उसके पैरेलल है, तभी तो उसका लैम्डा गुना कर रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली बी वेक्टर थोड़ी ना लाइन पे, उससे पैरेलल है वो, तो पैरेलल है तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? लैम्डा गुना, ठीक है ना। दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, नॉन जीरो स्केलर टाइम्स होता है, राइट? अभी क्लियर है? ओके चलो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, ये हमारा टॉपिक आज का हमने शुरू किया। ठीक है, क्या क्या सीखा इसमें हमने? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैन बी डिटरमाइंड इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन। एनी वन, या तो ये दे दो या ये दे दो। पहली चीज, या तो लाइन एक पॉइंट से पास और एक गिवन डायरेक्शन में हो। गिवन डायरेक्शन यानी उसके पैरेलल वेक्टर को दे दो, या कैसे भी करके किसी भी लैंग्वेज में वो देगा, कुल मिला के डायरेक्शन और पॉइंट चाहिए। जैसे उसमें स्लोप और पॉइंट चाहिए था, 2D में इसमें डायरेक्शन और पॉइंट चाहिए। अब दूसरा, मत दो डायरेक्शन पर एक ही जगह दो पॉइंट्स दो, फिर हम डायरेक्शन खुद निकाल लें। समझ गए? क्लियर है? ठीक है ना। अब इसमें से पहला पॉइंट उठाया अभी तक तो हमने, पहला पॉइंट उठाया तो एक फिगर बनाना है आपको नोट्स के अंदर, जो अभी मैंने बनाया वो का वही। द हेडिंग नेम इज सब हेडिंग हो गई, हेडिंग की भी सब हेडिंग हो गई। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर के पैरेलल हो वो गिवन होगा, गिवन पॉइंट उस पर लाया करे वो भी गिवन होगा, ठीक है। तो ऐसा कैसा ही फिगर बनाया था करीब करीब हमने, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है। अब ये ए पॉइंट बस यहाँ था, इतना डिफरेंस था तो वो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो सकता है। ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल वेक्टर ऐसे मार्क कर दिया। ये जनरल पॉइंट है जो उस पर लाया कर रहा है एक्स वाई जेड, जो सबका मॉनिटर है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पोजीशन वेक्टर को हमने वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई के वाई जे के जेड के मार्क कर दिया, और वेक्टर ए को x1 आई के वाई वन जे के जेड वन के मार्क कर दिया। एक वेक्टर पैरेलल हो रहे इस लाइन से, ये वेक्टर बी, इसके कंपोनेंट्स को हमने ए आई के बी जे के सी के से मार्क कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मार्क करी नहीं, लाइन का नाम है एल, वो भी मार्क करना है ना फिगर के अंदर। लाइन क्या है, हमने लाइन क्या ली है? लाइन एल। और दो लाइन होगी तो फिर कैसे लेंगे? लाइन एल लाइन एम, फाइन। सो लेट्स टेक लाइन एल, दिस इज लाइन एल, यहां लिख देता हूं लाइन एल, ठीक है। ठीक है ना, डन। चले आगे। अब देखो क्या कह रही है, हेयर लाइन एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ऑब्वियसली लाइन एल वेक्टर बी से पैरेलल है, तो वेक्टर एपी इसी लाइन पे लाया कर रहा है, तो वो भी पैरेलल होगा वेक्टर बी से। देखो जहां जहां मैंने वेक्टर बनाया मैंने एक ही एरो बनाया, जब मैंने लाइन बनाई तो मैंने दो एरो बनाए, क्योंकि लाइन की दो डायरेक्शन है, वेक्टर की एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपको भी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इन चीजों का आप ध्यान देंगे, वेक्टर बनाओ तो एक एरो, लाइन बनाओ तो दो एरो, ठीक है। तो वेक्टर एपी भी वेक्टर बी से पैरेलल होगा, तो वेक्टर एपी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। चले नीचे। अब फिगर की जरूरत शायद ही पड़े क्योंकि उधर बता चुके हैं आपको। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो, तो वेक्टर एपी अगर बी के पैरेलल है तो इसका लैम्डा टाइम्स हो सकता है, इसको इक्वेशन 1 करके मार्क करके छोड़ दो, आगे काम आएगा। अब अपन ट्राइंगल लगा रहे हैं उसमें, ओ ए पी में, ओ ए पी में लगाया था, तो ओ ए पी में ये तो था ओपी, ये था ओ ए, ये था ए पी, इसके अपन ने शॉर्ट फॉर्म लिख दी वेक्टर आर, वेक्टर ए और ए पी एज इट इज, और ए पी की इक्वेशन 1 से वैल्यू डाल, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, बन गई इक्वेशन।
तो ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन रेडी है आपके सामने। क्या है? वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्जन भी सेम है, जो मैंने अभी आपको बताया, तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। आर वेक्टर को खोल दिया, तीन वेक्टर है मेरे पास, आर ए बी, तीन, इसको खोल दिया, जो पॉइंट गिवन था उसके वेक्टर को खोल दिया, जो डायरेक्शन गिवन थी उसके वेक्टर को खोल दिया, और उसी इक्वेशन में वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी में पुट कर दिया। इन केस कभी आप कार्टेशियन फॉर्म भूल गए, आपको वेक्टर फॉर्म याद रह गई, तो बस आप पुट करो, आप भी ड्राइव कर सकते हो, ऑन द स्पॉट ड्राइव कर सकते हो, कर सकते हो ना। इवन कुछ क्वेश्चंस में तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंप्लाई नहीं करेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, उसे ड्राइव कर देंगे, तो हमारी वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बना दी, लेट से मैंने बना दी सर, ये रहा ए वेक्टर आर इक्वल टू 3 i कैप, मान लो मैंने वेक्टर फॉर्म में सक्सेसफुली इक्वेशन बना दी, लैम्डा टाइम्स था 7 i कैप माइनस 10 k कैप प्लस 5 k कैप। अब सर वेक्टर फॉर्म एक तो बन गई हमारी, लेकिन इक्वेशन में इन केस मान लो कार्टेशियन फॉर्म पूछ ली, दोनों पूछ ली, दोनों में पूछता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब मैं भूल गया, कुछ भी नहीं है। आर वेक्टर को खोलो, ये दोनों तो खुले हुए पड़े ही हैं, xi कैप yj कैप एंड zk कैप। ठीक है, और अभी अभी वाला जो प्रोसेस है ये सेम है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 7 लैम्डा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 10 लैम्डा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 5 लैम्डा। रखो इक्वेशन 1 2 3 में से लैम्डा 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 की वैल्यू निकालो, बन गई इक्वेशन। तो वेरी इजी टास्क। ओके, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे ही बनाया हमने, वी गेट, हमने वेक्टर आर की वैल्यू रखी, यहाँ पे तीन वेक्टर्स को खोल के रख दिया, ये था वेक्टर आर, ये था वेक्टर आर, ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी। फिर हमने इक्वेट कर दिया, तो वेक्टर आर एज इट इज, और यहाँ पे x1 टाइम्स लैम्डा ए टाइम्स आई कैप, y1 प्लस बी लैम्डा टाइम्स टाइम्स जे कैप एंड दिस टाइम्स के कैप। फिर हमने तीनों से क्या करा, इक्वेट किया, स्केलर टू स्केलर, स्केलर कंपोनेंट टू स्केलर कंपोनेंट इक्वेट किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, और तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकाली। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, x - x1 डिवाइड बाय ए, y - y1 बाय बी, z - z1 डिवाइड बाय सी, तीनों को रखा इक्वल टू लैम्डा। ये बन गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। पहला टॉपिक कवर हुआ आज का। अब दूसरे टॉपिक विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, क्योंकि अब तो अपन घुस चुके हैं, बस अंदर ही अपने को डायरेक्शन को हटाना है और उसकी जगह एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस करना है। अभी तक एक पॉइंट और एक डायरेक्शन थी, अभी क्या हो गया, दोनों पॉइंट आ गए, तो डायरेक्शन नहीं है, तो हम उन दो पॉइंट से डायरेक्शन निकालेंगे। एक बार डायरेक्शन निकाल ली तो सेम सिचुएशन है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो एक बार के लिए देखो, बहुत बड़ी सरल सी भाषा में बात करूं मैं आपसे, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये इतना तो सीख गए आप। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, सबसे पहली इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस यही होती है, सबसे जो बेसिक इक्वेशन होती है स्पेस के अंदर लाइन की, वो यही होती है। फिर इसकी कार्टेशियन बना रहे हैं, वो तो अलग अलग फॉर्म्स बनती जा रही है। अभी जैसे 2 पॉइंट फॉर्म बना रहे हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म भी जब बन जाएगी तो ऐसी दिखाई देगी। जब वो बन जाएगी ना, जो 2 पॉइंट्स दे दिए बेटा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, लाइन पास करिए, बनाओ इक्वेशन, आप बना दोगे ना तो शक्ल ऐसी दिखाई देगी उसकी। ठीक है, अब बताएं कैसे। देखो, अब आप कहोगे सर दूसरी सिचुएशन में ये तो गिवन ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं गिवन है ना, क्या गिवन है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है। तो लेट से जो दूसरा पॉइंट गिवन है उसको मान लो हाल फिलहाल के लिए वेक्टर बी, मतलब उसके पोजीशन वेक्टर को आप मान लो वेक्टर बी, एक लेटर तो देना है उसको भी। तो एक पॉइंट तो वेक्टर ए गिवन है, दूसरा पॉइंट वेक्टर बी गिवन है। अब वेक्टर भी डायरेक्शन नहीं है, पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो फिर पोजीशन, दो पॉइंट से हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट बी को ले लो, इनिशियल ए को ले लो, ये बन गई इक्वेशन, खत्म कहानी। लैम्डा तो लगेगा ना, क्योंकि वो डायरेक्शन का कितना गुना है वो तो हमको थोड़ा ना पता है। हाँ, जो पॉइंट बी है, बी में से ए को घटाएं तो डायरेक्शन पता चली, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से। हाँ, बोलो बोलो बोलो, जो भी डाउट है बताओ। ए वेक्टर तो एक पॉइंट गिवन है, बी वेक्टर दूसरा पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट को तो इधर फिट करो जैसे पहले की तरह फिट किया था। हाँ, वो तो दोनों आई कैप जे कैप के कैप, और बी वेक्टर भी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। इधर आप डायरेक्शन की जगह इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि जब 2 पॉइंट गिवन है तो उनका डिफरेंस ही डायरेक्शन होती है। ये सीखा है ना वेक्टर्स में। अगर 2 पॉइंट गिवन है, मैंने कहा इसकी डायरेक्शन बताओ, तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से ही तो हम वेक्टर बनाते हैं, कोई तो उसका डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो बी माइनस ए कर दो। पहले पहले वाली सिचुएशन में बी एग्जैक्टली वो वेक्टर था, डायरेक्शन वेक्टर। इस बार बी डायरेक्शन वेक्टर नहीं है,
वो जो दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है, उसमें से मैं पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स घटा के बी माइनस ए मेरी डायरेक्शन है। पिछले सिचुएशन में वेक्टर बी डायरेक्शन थी, अभी बी माइनस ए डायरेक्शन। समझ गए? क्लियर है? अभी फिर फिगर से भी बता रहे हैं, ये तो बस एक ही झटके में याद हो जाए वो वाला तरीका था, है ना भाई। दोनों को कंपेयर कर लोगे ना, वहां पे वेक्टर ए था, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस था, प्लस है, लैम्डा था, लैम्डा है, बस वहां पे वेक्टर बी था। क्लियर कट, क्योंकि क्लियर कट डायरेक्शन गिवन थी। अभी क्लियर कट डायरेक्शन गिवन नहीं है, अभी 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन कैसे निकालोगे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डायरेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, समझ गए? चलो, 10 मिनट्स तो लगेंगे, जितना भी फास्ट करो वैसे 10 मिनट्स में हो जाएगा। देखो, सेम टू सेम पहले वाली कंडीशन लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब की बार जो लाइन है वही पहले की तरह हवा में लटकी हुई है, लाइक दिस। और अब की बार इसमें एक नहीं 2 पॉइंट गिवन है, एक नहीं, तो लेट से एक तो यहां मान लेता हूं जैसे पहले माना था ए, और जो दूसरा है वो यहां मान लो बी। पहले ये बी गिवन नहीं, पहले बी की जगह ऊपर कोई बी वेक्टर गिवन, है ना? अब समझ आया? तो ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 मान ही लिए थे आपने। ये x1 y1 z1 जो मैं लिख रहा हूँ ये कार्टेशियन फॉर्म में बनाने की तैयारी है, क्योंकि एक्चुअली जब वेक्टर ए लिखूंगा तो इसी फॉर्म में लिखूंगा। अभी जब मैं वेक्टर की इक्वेशन बता रहा हूँ तो मैं ये ना भी बताऊं तो चलेगा, लेकिन मैं हैंड टू हैंड वो सारे चीजें डाल दूं फिगर पे जिससे कार्टेशियन फॉर्म भी बन जाए। ठीक है। और वेक्टर बी जो होगा, जब वो x1 y1 z1 था तो ये x2 y2 z2 होगा जनरल फॉर्म में। फिर एक्चुअल गिवन में तो नंबर्स फॉर्म में होगा, ये भी ये भी। ये ओ है ही सही, ओरिजिन। ठीक है, तो पहले तो दोनों के पोजीशन वेक्टर बना दो, वेक्टर ओ ए ओरिजिन से कनेक्ट करके एंड वेक्टर ओ बी। और इसको अपन स्मॉल वेक्टर वेक्टर ए से मार्क करते थे, तो अब इसको स्मॉल वेक्टर बी से। तो मैंने क्या कहा, पिछले केस में वेक्टर बी एक एक वेक्टर होता था जिससे पैरेलल है ये। इस बार वेक्टर बी वेक्टर नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना? इस वाले केस पी तो मार्क करेंगे, उसके बिना तो इक्वेशन ही कैसे बनेगी? अभी तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अब पी तो मार्क करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इक्वेशन कैसे बनेगी? एक जनरल पॉइंट तो मार्क करना पड़ेगा। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, लेट्स कहीं पर भी मार्क करूँ तो बन जाएगी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली एक्स वाई जेड होते हैं, और इसका पोजिशन वेक्टर वेक्टर आर है, सदाबहार है, तो फिक्स है वेक्टर आर। डन। अब यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल में ट्राइंगल लो लगाऊं, दो ट्राइंगल, है ना? एक में लगा रहा हूँ ओ ए पी में, एक में लगा रहा हूँ ओ ए बी में। ओ ए बी में लगा रहा हूँ एक तो, और एक ओ ए पी में। पहले ओ ए पी में लगा था तो वो ओ ए पी में अभी भी लगेगा, लेकिन अब बी है हमारे पास तो ओ ए बी में भी लग जाएगा। तो मैं दोनों में लगा रहा हूँ, ओ ए पी में लगा दूं पहले, या पहले ओ ए बी में लगाओ, चलो, है ना? इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे जरा बताना, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी होगा। ओ से लेके ए जाओ, ए से लेके बी जाओ, या ओ से लेके बी जाओ, बात बराबर है। आप उल्टी डायरेक्शन भी पकड़ सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें ए पहले है और बी बाद में है। समझ गया ना? तो उस हिसाब से मैं ए से बी जा रहा हूँ। समझ गए? आप कहीं सोच रहे हो कि सर हमेशा ऐसे ही क्यों चलते हैं, इधर से भी ट्रायंगल हो तो कहीं से पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं ए पे पहले क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए पहले है ना, जिस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ उसका बात पहले करी जा रही है, तो इसलिए मैं पहले उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो बताओ क्या ट्राइंगल हो लगा? वेक्टर ओ ए, बोलो, इक्वल टू नहीं, क्या लिखा, सॉरी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, राइट? अब यहां से अगर वेक्टर ए बी निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? वेक्टर ओ ए को उधर भेज दूं तो वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। और हालांकि ये तो मुझे पहले भी पता था कि वेक्टर ए बी कैसे निकलता है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो बी में से माइनस हो रहा है ना? x2 माइनस x1 हो रहा है, y2 माइनस y1 हो रहा है, यही तो वेक्टर ए बी है। ए से लेके बी तक जाता हुआ वेक्टर जनरल फॉर्म में कोई भी पूछ ले तो आप क्या करोगे? टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दोगे। वेक्टर ए बी निकल गया बेटा, ये वेक्टर ए बी ही यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। अब इसको संभाल के रखो, एज एन इक्वेशन मार्क कर दो इसको। और अब आओ ओ ए पी में, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन तो ओ ए पी से बनेगी जहां पी बैठा है ना? क्योंकि पी इंट्रोड्यूस तो होगा ना इक्वेशन में। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, फाइन। इसके अंदर बताओ सेम टू सेम वैसे की तरह चलो, तो ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ पी, ऐसे ही लिखेंगे, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी। अब मुझे तो वेक्टर ओ पी चाहिए था ना,
तो इसको एक बार एलएचएस में रख दो, है ना। वेक्टर आर इक्वल टू समथिंग चाहिए था ना आपको, तो इसको एलएचएस में रख दो, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप सिंगल लेटर में कन्वर्ट कर दो। चलो, वेक्टर ए बी को क्या लिख सकते हो, ओ बी क्या है, स्मॉल वेक्टर बी, और ये क्या है, स्मॉल वेक्टर ए। बी माइनस ए हो गया, वैसी वाली शक्ल दिख गई, ठीक है। इसको अभी पुट करना है अपने को सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ओ ए क्या था, वही स्मॉल वेक्टर ए, एपी पता करना है, और ओपी क्या था, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस एपी हो गया। अब एपी सॉल्व करना है बस। अब आप एपी और एबी में रिलेशन देखो, एपी ए बी कोलिनियर है, एपी ए बी एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, एक ही लाइन से पैरेलल है, कोलिनियरिटी की डेफिनेशन ये थी, यही तो थी। तो एपी और एबी पैरेलल है, वेक्टर एपी पैरेलल टू वेक्टर ए बी, यस और नो। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, कुछ भी बात कहते हैं, तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है। तो इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी, तो इसको भी लिख दूं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी की फॉर्म देखो ऊपर, लैम्डा बी माइनस ए। समझ आया? सरल सी चीजें हैं। यह है कि जो पॉइंट है उसका इंट्रोडक्शन पहले कर देते हैं हम हमेशा, और ट्रायंगल लो से ये कोई ये भी सोचता सर ये प्लस क्यों होता है, ये एक्चुअली ट्रायंगल लो के एप्लीकेशन से होता है। ट्रायंगल लो में प्लस से होता है ना, अब इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, तो वेक्टर्स जुड़ते हैं वो, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलता है, जुड़ के ही तो मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बी माइनस ए जो है अपने को डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म बना दे जल्दी से, ठीक है। बताओ क्या बना था हमारी फॉर्म, एक मिनट, पूरा डिलीट मत करो। अच्छा, सेकंड पेज पे, हाँ ठीक है। हाँ, बोलो क्या बनी थी, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है। तो वेक्टर आर की को खोलो, एक्स आई कैप वाई जे कैप। ये मैं खोल के इसलिए बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ बेटा ये है कार्टेशियन फॉर्म। इन केस आप भूल गए तो आप भी खोल सकते हो। ए वेक्टर को एक्स वन वाई वन जेड वन, मतलब आई कैप जे कैप के कैप तो लगाओ, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप एंड जेड वन के कैप, ठीक है। प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या था, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस वापस ए वेक्टर ये का ये कॉपी पेस्ट, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ओके, ब्रैकेट क्लोज। ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। अब आरएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करो तो आई कैप के तीन जगह दिख रहा है, आई कैप, तो टोटल मिला के कितना आई कैप हो गया, नहीं, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स लैम्डा, ओके, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स लैम्डा दिस मच ऑफ आई कैप, ओके। प्लस अब जे के वाले कंपोनेंट्स बताओ, वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन टाइम्स लैम्डा, है ना। तो वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन टाइम्स लैम्डा दिस मच ऑफ जे कैप, प्लस लास्ट के कैप भी बताओ, तो जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन टाइम्स लैम्डा दिस मच ऑफ के कैप। अब आप x को कंपेयर करोगे x से, y को कंपेयर करोगे y से, और z को कंपेयर करोगे z से, तीन इक्वेशन बनाओगे और लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, कॉमन वैल्यू, तो तीन साइड्स बन जाएंगी। तो देखो निकालने की कोशिश करो, x की वैल्यू क्या हो गई, x1 प्लस x2 माइनस x1, है ना। आई कैप कट गया, लैम्डा भी तो लगाओ, लैम्डा, है ना, ठीक है। y इक्वल टू x2, लैम्डा चाहे इधर लगाओ या इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले लगाते हैं ना, प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स, हाँ सॉरी x2 नहीं, वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन, एंड जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन। तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकालें, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू, यहां से निकालो तो एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू, इधर से निकालो तो वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाय वाई टू माइनस वाई वन, या माइनस है बीच में ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भी रफली, जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाय जेड टू माइनस। आप कंपेयर करो पिछली इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, न्यूमरेटर पार्ट तो सेम है, डिनोमिनेटर में जो ए बी सी मिलता था वो आज पॉइंट्स के डिफरेंस के, ये ए जो है
ये बी जो है, ये सी, ये टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके डायरेक्शन थी। अभी मैंने डायरेक्शन पहले क्लियर कट गिवन होती थी 3 4 5 है, 5 6 7 है। अभी 2 पॉइंट्स गिवन है, उसका डिफरेंस करके मैंने डायरेक्शन पता कर ली। मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन दे दे, नहीं तो दूसरा पॉइंट दे दे, मैं निकाल लूंगा डायरेक्शन। समझ गए? तो कार्टेशियन फॉर्म दो सिचुएशंस में, दो फॉर्म्स में वेक्टर फॉर्म याद हो गई हो, तो ही हम आगे की क्लास के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर पाएंगे, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है और वो सब है। ये नहीं आया क्योंकि आगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल निकालो। लाइंस कैसे देगा, बना के थोड़ा ना देगा, इक्वेशन देगा, उनकी इक्वेशन देगा। एक बार आपने इक्वेशन सीख ली तो अब लाइन का की आइडेंटिटी उसकी इक्वेशन है। तो आपको कैसे देगा, हेयर द गिवन लाइन एल इज गिवन एस, फिर उसकी इक्वेशन दे देगा। अब उस लाइन एल की इक्वेशन देख के ही हम घबरा गए, हम समझ ही नहीं पाए कि इसमें ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या होती है, नीचे वाली चीजें क्या होती है। तो हम खाक उनके बीच का एंगल निकालेंगे, दो लाइंस के बीच का, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। अब आप अगर लेट हो रही तो अभी चल जाना, आप वो देख लो भाई, आपको नोट क्या क्या करना है सेकेंड सिचुएशन में। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा फोन करना है, फोन कर लो। एक इंपॉर्टेंट चीज जाते जाते आप भी सुनो, कि जब अपने को एक पॉइंट गिवन होता है और एक डायरेक्शन गिवन होती है, तो पॉइंट ऊपर न्यूमरेटर में लगता है कॉम्बिनेशन में, और डायरेक्शन नीचे लगती है डिनोमिनेटर में, तो फिक्स है। लेकिन जब अपने को दो पॉइंट गिवन है, तो एक पॉइंट तो ऊपर लगता है और दो पॉइंट का डिफरेंस नीचे लगता है। चलो सर, डिफरेंस तो नीचे लग जाएगा, लेकिन ऊपर कौन सा लगेगा ये कैसे डिसाइड करूंगी, ये लगेगा अभी तो चलो x1 y1 z1 x2 y2, बाद में तो न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होगा ना। जैसे मैंने दो पॉइंट दे दिए लो, 3 4 5 7 8 9। अब आप डिफरेंस तो चलो कर दोगे, 7 - 3 8 - 4 9 - 5, नीचे के डायरेक्शन नंबर्स तो लगा दोगे, डायरेक्शन तो बता दोगे। ऊपर जो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना है वो ये लूं या ये लूं, लड़ाई है ना बहुत बड़ी। कोई भी ले लो, आंसर सेम। हाँ। और जनरली क्या किया जाता है, जो पॉइंट, देखो मेरी बात सुनो, अगर एक लाइन पे दो पॉइंट लाए कर रहे हैं, तो वो दो पॉइंट बी प्रोपोर्शनल होंगे। आपको हवा में नहीं दे देगा, अभी तो मैंने तो हवा में दे दिया 3 4 5 7 8 नहीं, ये एक लाइन पे लाए कर ही नहीं सकते। समझ गए ना, क्लियर है? तो वो आपको दो पॉइंट्स ऐसे ही देगा कि आप ये वाली पॉइंट लो या ये वाला पॉइंट लो, आप उसको सॉल्व करके वापस उस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और सॉल्व करके इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पर जनरल टेंडेंसी क्या है, सब नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में जिस पॉइंट का जिक्र पहले गिवन है, उसी को ऊपर लेना है। जो पहले गिवन हो वो मेन पॉइंट है, और जो दूसरा है वो एक्चुअली डायरेक्शन देने के लिए, उसमें से इसको माइनस करिए। ये तो जनरल टेंडेंसी हो गई। बाकी प्रैक्टिकली बात करें, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से बात करें, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। क्योंकि इक्वेशन एक ही फॉर्म में थोड़ा ना होती है। अभी मैंने कहा इक्वेशन 2x + 3y प्लस इक्वल, जैसे 2D में बात कर लेता हूँ 10, तो इसी की दूसरी फॉर्म क्या बन सकती है, इसका दुगना करो, 4x + 6y = 20। तो आप कहोगे सर देखो नंबर चेंज हो गए, लेकिन इक्वेशन एक ही, लाइन एक ही। तो ऐसा होगा कि ये ले ली और ये ले ली, तो बस ये डिफरेंस आया, जो इन दोनों में डिफरेंस है वैसा ही कुछ डिफरेंस वहां क्रिएट होगा। तो है तो सेम ही लाइन इक्वेशन। समझ गए? क्या कहा मैंने अभी, आपने सुना नहीं? कि अगर हमको दो पॉइंट्स गिवन है, लेट से ये हो रही है, तो हम नीचे डायरेक्शन तो फटाफट से निकालेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अच्छा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, ये भी माइंड में आ रहा है आपके। लेकिन फिर तीनों को सेम करना है, ऐसे नहीं कि एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो x7 - 3 किया और वाई कोऑर्डिनेट के लिए 4 - 8 किया। या तो तीनों केस में दिस माइनस दिस करो। आप खुद सोचो, 7 - 3 क्या आया, 4। 8 - 4 क्या आया, 4। 9 - 5 क्या आया, 4। तो अभी तो 4 4 4 है। उल्टा करो, 3 - 7 -4 -4 माइनस, तो या तो तीनों में 4 4 4, या तीनों में -4 - 4, तो माइनस माइनस करके वापस 4 4 4 बन गया ना। तो इधर से इधर माइनस करो या इधर से इधर माइनस करो, सेम ही करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। डिफरेंस क्या आएगा कि ऊपर वो एक पॉइंट कौन सा लूं। तो मैथमेटिकली तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने तो सर पहला पॉइंट ये माना था, मेरी मर्जी। लेकिन हम जो हमारे क्वेश्चन सोल्व कर रखा है एनसीईआरटी ने, और जो हमको एग्जाम के हिसाब से भी कुछ फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी है, तो क्या फॉलो करनी है, क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट का जिक्र पहले है, क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट का जिक्र पहले है, उसको हमको क्या करना है, पहले लेना है। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट का जिक्र पहले है, उसको हमको ऊपर लेना है, x1 y1 z। जो क्वेश्चन के अंदर पहला जिसका जिक्र है वो उसको ऊपर लेना है, और फिर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस कैसे भी ले लो, इस दिस माइनस दिस ले लो, और उसमें भी हम जनरली दिस माइनस दिस करेंगे। जो दूसरे का जिक्र है, जो पहले का जिक्र है, उसका डिफरेंस हम नीचे लेंगे। ठीक है। तो अब आप जा सकते हो, मैं इसको समझा देता हूँ, जो नोट करना है वीडियो से देख लेना। और फिर आज की क्लास आज यहीं खत्म हो जाएगी, या रुक सकते हो तो रुक जाओ। अच्छा, पापा आ रहे हैं, है ना? चलो, तो ये सेकंड पॉइंट है, देखो मतलब सेकंड केस है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। हाँ बताओ। हम्म। फर्स्ट पॉइंट लेना है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट का जिक्र पहले हो गया इन्फॉर्मेशन में, उसको ऊपर ले लेना है। उसको वो पॉइंट मान लेना जो उसकी यूनिकनेस स्थापित कर रहा है, और नीचे डायरेक्शन के लिए तो फिर दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेना ही है।
ठीक है, कि डिफरेंस कैसे भी ले सकते हो आप। ठीक है, आओ। तो ये बी और ये जनरल पॉइंट पी, ये स्मॉल वेक्टर है, स्मॉल वेक्टर बी, स्मॉल वेक्टर आर। कल तक ये वेक्टर भी ऐसा कहीं कुछ था, आज ये उस पर लाए होने वाले एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बी वेक्टर की मीनिंग भी चेंज हो गई जब केस चेंज हुआ। वहां पे बी वेक्टर क्या था, एक पैरेलल वेक्टर था लाइन एल से। यहाँ पे बी वेक्टर क्या है, इस पॉइंट लाए होने वाला उस एक्स्ट्रा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पढ़े आगे। अप्लाइंग ट्राइंगल लो इन टू ट्राइंगल्स, सबसे पहले ओ ए बी कर लो। तो ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, वहां से ए बी निकाला तो ओ बी माइनस ओ ए, या स्मॉल लेटर में लिखा तो बी माइनस ए, इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया। अगेन अगर अगेन अप्लाइंग ट्राइंगल लो इन ओ ए पी, अब ओ ए पी में अप्लाई करो जहां से एक्चुअल इक्वेशन मिलेगी। तो ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ पी, ए पी बराबर ओ पी माइनस ए पी बराबर आर माइनस वेक्टर ए। अब आपको बस ए पी फाइंड आउट करना है। तो ए पी फाइंड आउट करने के लिए हमने एक चीज चेक करी कि ए पी और बी तीनों एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। ए और बी तो लाइन लाइन पे थे, पी भी उसी पे माना था, तीनों एक ही लाइन पे है। तो यहां से वेक्टर ए पी और वेक्टर ए बी दोनों कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर हो गए तो इसको इसका लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है। यानी एपी क्या था, अभी अभी मैंने लिखा ऊपर देखो, एपी क्या था, ये था, इसको यहाँ पुटअप किया। ए बी क्या था, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से मैंने यहाँ पे एपी और एबी की वैल्यू डाल दी, इक्वेशन 1 और 2 से। तो इक्वेशन 1 से एपी की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 से एबी की वैल्यू ये है। इसमें मैंने वेक्टर माइनस वेक्टर ए को उधर शिफ्ट कर दिया, तो उधर जाके वो प्लस वेक्टर ए हो गया, और ये हमारी इक्वेशन बन गई आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, है ना। वेक्टर फॉर्म क्या बन गई, आर इक्वल टू ये माइनस ए जो है वो उधर जाके शिफ्ट हो गया, तो प्लस ए हो गया वहां पे, और बाकी जो बचा हुआ है वो ये रखा हुआ है। कार्टेशियन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके बता ही दिया आपको अभी। वेक्टर आर कैन बी रिटर्न एज दिस दिस दिस, ए कैन बी रिटर्न एज दिस दिस दिस, बी कैन बी रिटर्न एज दिस दिस दिस। सो उन सबकी वैल्यू पुटअप कर सॉरी। ठीक है, आर वेक्टर ये रहा, ए ये रहा, लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए ये रहा। तो आई कैप जे कैप के कैप को इकट्ठे किए तो इकट्ठे हो गए, आई कैप इतना मिला, फिर बी जे कैप उतना मिला, और फिर के कैप इतना मिला। फिर कंपेयर कर लिया हम स्केलर से स्केलर कंपोनेंट्स को, तो एक्स बराबर दिस, और वाई से ये कंपेयर हो जाएगा, जेड से ये कंपेयर हो जाएगा, तीनों में लैम्डा है। तो लैम्डा की कॉमन वैल्यू निकाल लो, वहीं से इक्वेशन बन जाएगी। लैम्डा की वैल्यू निकाली तो एक्स माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन टाइम डिवाइड बाई जेड टू माइनस जेड वन। फ्रॉम 1 2 एंड 3 लैम्डा की वैल्यूज जो इक्वेट हो रही हैं यही इक्वेशन बनाती हैं। ठीक है, जा रहे हो, चलो। ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस सेवन, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड टू। आप तो लाए हो ना स्कूटी, जेड माइनस जेड वन। हाँ हाँ, 1 तारीख तक तो पक्का है, हो सकता है वो दो दो तक भी। हाँ, फिर ग्रुप है ही, ग्रुप तो एक्टिव रहेगा इंडिया में कहीं भी रहो, इवन वर्ल्ड में कहीं भी रहो। जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन से, जो इस अभी हम इसके में कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको अगले, वैसे मैं सोच के ये आया था कि इसको भी करवाएंगे, उसको नहीं आएगा ना बेटा समझ में, उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होना जरूरी है ना। तो कोई बात नहीं, हम बाद में ही करेंगे, है ना। इतना जो है इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, और कोई डाउट्स हो तो इसको क्लियर करो पहले, है ना। हाँ बताओ, इसको बंद कर दें, इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अगेन एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे तो आप कर दोगे, वहां पे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा लें। तो क्वेश्चन में जिसका जिक्र पहले हो उसको पहले उसी को यहाँ पे लो, वही हमारा वो पॉइंट है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक का खत्म होता है। बुक में देखें तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, ये पहला वाला केस था जिसमें वेक्टर बी से पैरेलल थी लाइन ये, और दूसरा था ये जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन होते थे। ठीक है, ये हमने यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। डू वन थिंग, एक काम कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल 7 अभी तक जो हमने किया उस पर बेस्ड है, एग्जाम्पल 8 भी उसी पे बेस्ड है, एग्जाम्पल 7 8 ये दो तो आप कवर कर ही लेना कंपल्सरी रूप से, ठीक है। फिर द नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस, दिस विल बी कवर इन द नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड यू टू, बिकॉज अब हमारी नेक्स्ट क्लास 2024 में होगी। दिस वाज द ऑफिशियली द लास्ट क्लास ऑफ 2023। चलो, बाय बाय।